बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भी आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज़ की लॉजिक रीज़न बताऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। इसके अलावा इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स इन दी फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसकी हेल्प से आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, याद भी कर पाएंगे और इसको एग्जाम में बेहतरीन तरीके से आप लिख भी पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, शुरू में ये समझा जाता था कि हमारे पास जो एटम है वो तीन तरह के ही पार्टिकल पर मुश्तमिल है, जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। और इन्हीं को फंडामेंटल पार्टिकल हम मान के चल रहे थे। इन्हीं से मिलकर जो है वो एटम बनता है और एटम से फिर मैटर बनता है। लेकिन बाद में कुछ नए एक्सपेरिमेंट हुए जिसके अंदर हमने हाई एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं उनको आपस में कोलाइड कराया और हमें बहुत सारे नए पार्टिकल जो हैं वो देखने को मिले। ये पार्टिकल अनस्टेबल थे, इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही कम थी, तकरीबन कोई 10 पावर 6 से लेकर 10 पावर 23 के दरमियान। जब बहुत सारे नए पार्टिकल की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि भाई ये जो प्रोटॉन था और ये जो न्यूट्रॉन था ये भी किसी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, और वो पार्टिकल था क्वार्क। क्वार्क वो पार्टिकल था जिससे मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बने हुए थे, जो कि हमें पहले पता नहीं था। अब ये नई डिस्कवरी हुई, तो इस तरह और बहुत सारे पार्टिकल जो है वो हमें देखने को मिले। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जो कि एलिमेंट्री हैं और इनसे मिलके हमारे पास जो है वो मैटर बनता है। और उन्हीं पार्टिकल्स को जो है वो हम कहते थे कि ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल या वो पार्टिकल हैं जो कि मैटर को बनाते हैं, यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर हैं। ठीक है, अब एक दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मैंशन किए, नोट्स में ज़रा देख लीजिए। In 1945, many new particles were discovered in experiment involving the high energy collision. More than 400 unstable particles are present with the life of 10 power 6 to 10 power 23 सेकेंड। ये MCQs में चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपको कि कुछ हाई एनर्जी पार्टिकल्स को कोलाइड किया गया, वहाँ से नए पार्टिकल डिस्कवर हुए थे। ठीक है, और इनकी तादाद की अगर बात की जाए लगभग 400 के करीब ये होते हैं और ये अनस्टेबल होते हैं। इनके जो लाइफ है वो 10 पावर 6 से लेकर 10 पावर 23 सेकंड के दरमियान होती है। ये पॉइंट MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब आते हैं जी अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है जी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके हमारे पास जो है वो मैटर बन रहा है। ठीक है, वो हमारे कहलाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने एक बिल्डिंग बनानी है ना, उसके लिए हम कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक ब्रिक होगी, एक ईंट होगी, ईंटें बहुत सारी लाएंगे, इकट्ठी करेंगे और एक बिल्डिंग बना देंगे। ईंटों के साथ हमारे पास हमें चाहिए होगा स्टील, चाहिए होगा सीमेंट, चाहिए होगा रेत, चाहिए होगी हमें, उसमें कंक्रीट चाहिए होगा। ये सब चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करते हैं। बात समझ गए? तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके। क्यों? क्योंकि इनसे मिलके बिल्डिंग तैयार हुई है। इसी तरह से जब हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर की बात करेंगे तो हम उन पार्टिकल्स की बात करेंगे जिनसे मिलकर मैटर बनता है। प्यारे बच्चों, वो तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनसे मिलकर मैटर बनता है उन्हें हम कहते हैं जी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को कर दिया है हमने तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड। पहली कैटेगरी है बोसॉन, दूसरी है लेप्टॉन और तीसरी है हमारे पास हेड्रॉन्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी बोसॉन्स के बारे में। ये बोसॉन्स क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, ये फोर्स कैरियर्स होते हैं। अब फोर्स कैरियर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, आप जानते हैं ना कि नेचर में 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस पाई जाती हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 2 आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 पे आ जाती है वीक न्यूक्लियर फोर्स और नंबर 4 पे आ जाती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सब जानते हैं। ठीक है, अब याद रखो कि जब दो बॉडीज के दरमियान इनमें से कोई भी एक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है तो उन दोनों बॉडीज के दरमियान कुछ पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, वो जो पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा होता है ना, उसके एक्सचेंज की वजह से ही ये फोर्स अप्लाई होती है और उस पार्टिकल को हम फोर्स कैरियर कहते हैं। अब मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको। देखो, एक मैस है और ये दूसरा मैस है, दोनों मैसेस के दरमियान ना एक फोर्स पाई जाती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं।
एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, सुना था ना आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक मास जो है और दूसरा मास, उन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों पाई जा रही है? क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है। वो पार्टिकल कौन सा है? वो है ग्रेविटोन, और ये ग्रेविटोन है हमारा फोर्स कैरियर। इसी तरह से हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनको इकट्ठा रखने वाली फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी दो प्रोटॉन्स के दरमियान जो एक फोर्स अप्लाई हो रही है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों अप्लाई होती है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दो प्रोटॉन के दरमियान एक पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है जिसका नाम है ग्लूओन। ठीक है, ये ग्लूओन एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है। तो ग्लूओन भी हमारा क्या है? एक फोर्स कैरियर है। इसी तरह से अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, उसके दरमियान जो एक फोर्स अप्लाई हुई वो भी क्यों अप्लाई हुई? वो इसलिए अप्लाई होती है कि दोनों के दरमियान फोटोन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, फोटोन वो पार्टिकल जो एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पर फोटोन जो है वो एज अ फोर्स कैरी जाता है। तो प्यारे बच्चों, बोसोन्स में हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब के सब फोर्स कैरियर्स हैं, समझ गए? यानी जिनकी वजह से, जिनके मूव करने की वजह से फोर्स अप्लाई होती है। इसमें हमारे पास फोटोन होता है, ग्लूओन होता है, जेड बोसोन है, डब्ल्यू बोसोन है। ये बेसिकली जो जेड बोसोन, डब्ल्यू बोसोन वगैरह हैं, ये हमारे पास जो वीक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होती है ना, उस वक्त जो है वो एक्सचेंज होते हैं। हिग बोसोन है और ग्रेविटोन है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी लेप्टॉन्स की। ये लेप्टॉन्स क्या होते हैं? अब लेप्टॉन और हाइड्रोन को थोड़ा सा मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, लेप्टॉन और हाइड्रोन हमारे पास दो अगेन जो है वो कैटेगरीज आ गई हैं पार्टिकल्स की। ये वाले ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं होती, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई असर इन पार्टिकल्स के ऊपर नहीं होता। ठीक है, हाँ, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका असर होता है। और ये वाले जो हाइड्रोन्स हैं, ठीक है, ये ऐसे हैं कि जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का भी असर होता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स का भी असर पाया जाता है। समझ गए? ओके जी, तो इस बेस के ऊपर ना इनको अलग अलग किया गया है। अब लेप्टॉन्स में हमारे पास आ जाता है जी इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको ये भूल जाए कि आप इसकी एग्जांपल कैसे देंगे, पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है ना कि लेप्टॉन्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं होती, वीक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये बेसिकली होती है एटम के न्यूक्लियस के अंदर। सही है ना? अब इलेक्ट्रॉन सोचो कहाँ पर पाया जाता है? बाहर पाया जाता है न्यूक्लियस से, तो डेफिनेटली इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो नहीं होगी। तो सबसे पहली और आसान एग्जांपल तो आप खुद से बना सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के अलावा हमारे पास एक और पार्टिकल होता है म्यून और टाउ। इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ, ये तीन हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं जी लेप्टॉन्स की। ठीक है, और याद रहे ये जो बोसोन थे ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, ये किसी से मिलकर नहीं बने, और ये जो लेप्टॉन्स हैं ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये भी किसी से मिलकर नहीं बने। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में आप दे सकते हैं जी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, म्यून है, टाउ है। ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई असर नहीं होता, बल्कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंडर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब उसके बाद इनसे एसोसिएटेड न्यूट्रिनो भी पाए जाते हैं, यानी अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो भी होगा, अगर म्यून है तो म्यून का न्यूट्रिनो भी होगा, और अगर टाउ है तो टाउ का न्यूट्रिनो भी हमारे पास होगा। तो ये सारे आ जाते हैं हमारे पास लेप्टॉन्स में। समझ आ गई? हाइड्रोन्स को सॉरी जो बोसोन्स है वो कौन से होते हैं? फोर्स कैरियर। और जो लेप्टॉन्स है वो कौन से होते हैं? ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं होती, यानी उसका कोई असर नहीं होता, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के जेर असर होते हैं। ठीक है, ओके, ये भी फंडामेंटल है और ये भी फंडामेंटल है। और मैंने आपको ये बता दिया 3 आपने मेन याद रखने हैं, बाकी इनके न्यूट्रिनो हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यून न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। उसके बाद फिर थर्ड कैटेगरी आ जाती है बच्चों हमारे पास हैड्रोन्स की। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोन्स है ना, ये फंडामेंटल नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, हाइड्रोन जो है वो क्वार्क से मिलकर बनते हैं। क्वार्क के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्वार्क जो है वो बेसिकली हमारे पास एक फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता है। अब क्वार्क को तोड़ा गया, चेक किया गया, अंदर से फिर क्वार्क निकला, फिर तोड़ा गया, अंदर से फिर क्वार्क निकला। जैसे एक प्याज होता है ना, प्याज, उसको ऊपर का छिलका उतारो, अंदर से फिर प्याज निकलेगा, फिर ऊपर से छिलका उतारो, अंदर से फिर प्याज निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो क्वार्क है ना, ये भाई हमारे पास फंडामेंटल है, जितना मर्जी उसको तोड़ लो क्वार्क मिलेगा, कुछ और आपको नहीं मिलने वाला। समझ गए? तो ये जो हाइड्रोन्स होते हैं, हाइड्रोन्स फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, हाइड्रोन्स क्वार्क से मिलकर बने हैं। क्वार्क जो है वो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, ओके जी। तो अब आगे ना हाइड्रोन की 2 टाइप्स हैं।
ठीक है, वो नंबर ऑफ क्वार्क की बेस के ऊपर। अगर जो है वो 2 क्वार्क मिलते हैं और एक नया पार्टिकल बनाते हैं तो उनको बोला जाता है मीजॉन्स। और अगर 3 क्वार्क के मिलने से एक नया पार्टिकल बना है तो उनको हम बोलते हैं बैरियंस। ठीक है, तो बैरियंस और मेसोन्स आगे हमारे पास 2 मजीद जो है वो कैटेगरीज आ जाती हैं। और याद रखना आपने कि 2 क्वार्क के मिलने से मेसोन्स बनेंगे और 3 क्वार्क के मिलने से हमारे पास बनते हैं बैरियंस। समझ गए? और ये जो 3 क्वार्क वाले हैं आप इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है प्रोटॉन। ये जो हमारा प्रोटॉन है ना, ये बैरियन में आता है। ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन है ये भी बैरियन में आता है। इसके अलावा जो सिग्मा है, सिग्मा पार्टिकल भी हमारा बैरियन में आता है। और मीजोन्स में आता है हमारे पास पायोन और हमारे पास आता है काउंट्स। ठीक है ना, तो ये दोनों आ जाते हैं मीजोन्स के अंदर। अब जरा फिर से ध्यान से सुन लीजिए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में हमारे पास जितने भी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल थे जो किसी से मिलकर नहीं बने, इनसे मिलकर बाकी बनते हैं और इनसे मिलकर मैटर बनता है, उनको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कहते हैं। 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक वो है जो फोर्स कैरियर है, ठीक है, यानी कि जिनकी वजह से फोर्स अप्लाई होती है। चारों जो बेसिक फोर्सेज है इनकी वजह से अप्लाई हो रही होती हैं। ये वो पार्टिकल जो बॉडी में एक्सचेंज होते हैं तो फोर्स अप्लाई होती है। उसके बाद फिर आगे 2 कैटेगरीज आगे लेप्टॉन्स और हाइड्रोन्स की। लेप्टॉन्स कौन से वाले हैं? जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कोई असर नहीं रखती। और जो हाइड्रोन्स है ये वो है जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स असर रखती है। ठीक है, हाइड्रोन्स फंडामेंटल नहीं है, बोसोन और लेप्टॉन फंडामेंटल हैं। हाइड्रोन क्वार्क से मिलकर बने हैं। अगर 2 क्वार्क मिलेंगे तो उससे बनने वाला पार्टिकल मेसोन्स कहलाएंगे। और अगर 3 क्वार्क मिलेंगे तो उससे बनने वाला पार्टिकल जो है वो बैरियंस कहलाएंगे। और बच्चों बैरियंस में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा की, जबकि मेसोन्स में आ जाती है पायोन्स और काउंट्स की। मैंने आपको एक बार ये चीज़ रिवाइज भी कर दी है। ठीक है बच्चों, अभी हम फर्दर डिटेल में जाके इसको सीखेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये आपकी बुक में तो शायद इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये पॉइंट समझेंगे नहीं ना, तो जब हम आएंगे ना इसके क्वार्क के कलर्स के ऊपर लेक्चर के एंड में, तो फिर वहाँ पे आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये आसान तरीके से मैंने ये कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, इसको ज़रा समझ लीजिए। उसके बाद फिर आपको वो लास्ट पॉइंट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब हमने इन पार्टिकल्स की डिवीजन करनी है ऑन द बेस ऑफ स्पिन। इनकी स्पिन की बेस के ऊपर हमने इन पार्टिकल्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं जी फर्मियोन्स और एक को हम बोलते हैं बोसोन्स। फर्मियोन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीजर में होती है, यानी 1 एक इंटीजर है डिवाइडेड बाय 2, 3 एक इंटीजर है डिवाइडेड बाय 2, 5 एक इंटीजर है डिवाइडेड बाय 2। तो हाफ इंटीजर्स की सूरत में जिनकी स्पिन, जिन पार्टिकल्स की स्पिन होती है, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फर्मियोन्स। ठीक है, और इसके अलावा जो बोसोन्स होते हैं, बोसोन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो स्पिन होती है वो हमारे पास फुल इंटीजर्स भी होती है। देख सकते हैं आप 0, 1, 2 इस तरह से उनकी स्पिन होती है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस फर्मियोन्स में और बोसोन्स में वो इनकी स्पिन की बेस के ऊपर होता है। ठीक है ना, फर्मियोन वो है जिनकी स्पिन जो है वो हमारे पास इंटीजर्स का हाफ होती है, और बोसोन्स वो हैं जिनकी स्पिन हमारे पास इंटीजर्स में होती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन फर्मियोन में है। ठीक है, और जो फोटोन है इसकी स्पिन आई थिंक 0 होती है, तो ये हमारे पास बोसोन्स में आ जाता है, क्योंकि 0 जो है वो इस कैटेगरी में लाई करता है। ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। ये समझेंगे तो फिर क्वार्क के कलर्स वाला टॉपिक जो है वो आपको समझ में आएगा, वगरना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है बच्चों, ये जो फर्मियोन्स होते हैं ना, ये ओबे करते हैं जी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। पीईपी शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, और जो बोसोन्स होते हैं ना वो ओबे नहीं करते भाई, कोई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वो ओबे नहीं करते। अब ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यानी ये पेप है, ये पेप क्या कहता है? ये कहता है नो मोर देन वन सेम पार्टिकल एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। एक ही क्वांटम स्टेट के अंदर सेम पार्टिकल स्टे नहीं कर सकते। ठीक है, फर्मियोन जो हैं वो एक ही क्वांटम, ये देखिए, ये एक एनर्जी की स्टेट है, ये दूसरी एनर्जी की स्टेट है, ये तीसरी एनर्जी की स्टेट है। ये 3 सेम पार्टिकल है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। वो कहता है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक वो पार्टिकल जो कि सेम टू सेम है वो सेम एनर्जी लेवल के अंदर नहीं रह सकते। नो मोर देन वन सेम पार्टिकल एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। जबकि बोसोन्स में ऐसा नहीं है। देखो मैंने तीनों के तीनों एक ही स्टेट में रखे हुए, ये एनर्जी स्टेट पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी, तीनों के तीनों पार्टिकल जो है वो सेम एनर्जी स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो बोसोन जो है वो सेम एनर्जी स्टेट के अंदर आ सकते हैं, जबकि जो फर्मियोन्स हैं वो सेम एनर्जी स्टेट के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, ये है हमारा पैप यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये आ गया इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्मियोन्स एंड बोसोन्स।
ओके बच्चों, अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले हम आ जाते हैं जी यहाँ पर कि हमारे पास 3 कैटेगरीज थी, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बोसोन्स, लेप्टॉन्स और हैड्रोन। सबसे पहले आ जाते हैं जी फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर, जो कि है बोसोन्स। ठीक है, बोसोन्स के बारे में हमने पढ़ा कि भाई ये फोर्स कैरियर्स हैं, यानी जब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स सप्लाई होती है तो उनके दरमियान पार्टिकल जो एक्सचेंज होते हैं ना, वो बोसोन्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया, दीज पार्टिकल्स प्ले रोल इन नेचर्स फंडामेंटल फोर्सेस। वो जो 4 फोर्सेस थी वो जब अप्लाई होती हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान इन पार्टिकल्स का जो है वो बॉडीज के दरमियान एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से वो फोर्स अप्लाई होती है। अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आप दे सकते हैं कि फोटॉन्स है, ग्लूऑन्स है, ग्रेविटॉन है, जैसे मैंने चार्ट में आपको दिखाया था, और भी सब लिखी थी मैंने वहाँ पे। तो जो फोटोन है ना, उनका ताल्लुक है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दरमियान, यानी 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स या 2 मैग्नेट्स के दरमियान फोर्स, तो वहाँ पर फोटॉन्स एक्सचेंज होंगे। और जो ग्लूऑन्स हैं उनका ताल्लुक है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ। यानी जैसे न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पाई जाती है जो उनको एक न्यूक्लियस के अंदर रखती है। ठीक है, तो उनकी जो फोर्स सप्लाई होने की वजह यह है कि 2 प्रोटॉन के दरमियान जो ग्लूऑन है वो एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी एक यहाँ पे लिखी हुई है बात कि ये जो पार्टिकल्स है एलिमेंट्री, यानी कि ये किसी से मिलकर नहीं बने, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। ठीक है, इनसे मिलकर बाकी पार्टिकल बनेंगे, मगर ये किसी से मिलकर नहीं बने। नंबर 2 कैटेगरीज हमने वहाँ पे चार्ट में देखी थी, वो थी लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स के बारे में आप नोट्स में पॉइंट्स मेंशन करेंगे कि लेप्टॉन्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं जी वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं होती। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स तो अप्लाई होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं होता। और इसकी एग्जांपल में फिर आप वही बात करेंगे जो वहाँ पे चार्ट में देखी थी, इलेक्ट्रॉन हो गया, म्यून हो गया, टाउ हो गया, और इनके एंटी न्यूट्रिनो हो गए। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं हमारे पास लेप्टॉन्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जो जिस तरह बोसोन्स हमारे पास थे, एक एलिमेंट्री पार्टिकल थे, किसी से मिलकर नहीं बने थे, ठीक है, बल्कि इनसे मिलकर पार्टिकल बनेंगे। उसी तरह से जो लेप्टॉन्स हैं, ठीक है, ये भी किसी से मिलकर नहीं बने, बल्कि इनसे मिलकर हमारे पास पार्टिकल बनते हैं। तो ये भी फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और दीज पार्टिकल आल्सो एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो पार्टिकल है ना, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स और जो दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये वाली भी फोर्सेस भी वो एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं। तीसरी कैटेगरी फिर हमारे पास आ जाती है जी हेड्रोन्स की। हेड्रोन्स के बारे में भी हम चार्ट में सीख कर आए हैं कि हेड्रोन्स जो हैं वो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते, ये बने होते हैं बेसिकली क्वार्क से। क्वार्क के कम्बिनेशन से हेड्रोन्स बनते हैं। ठीक है, क्वार्क के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वैसे तो हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे ही, इतना बता देता हूँ बच्चों, क्वार्क हमारा वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिनसे मिलकर ये प्रोटॉन बन रहा होता है, जिनसे मिलकर ये न्यूट्रॉन बन रहा होता है, जिनसे मिलकर सिग्मा बन रहा होता है। ठीक है ना, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बनाने वाला क्वार्क है, तो क्वार्क हमारे पास एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे हेड्रोन के बारे में बताएंगे जी। हेड्रोन्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट अब ये बताएंगे कि दीज आर नॉट फंडामेंटल, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वार्क है, ये क्वार्क से बनते हैं, इसलिए ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है ना, द पार्टिकल्स बट दीज आर मेड अप ऑफ द क्वार्क्स। फिर हम आएंगे थोड़ा सा क्वार्क्स की तफसील की तरफ। तो पहले आप क्वार्क को डिफाइन करोगे कि क्वार्क हमारे पास एक फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का, ठीक है, जो जुड़ता है तो हमारे पास जो पार्टिकल बनते हैं, लाइक प्रोटॉन बनता है, लाइक न्यूट्रॉन बनता है, लाइक पायोन बनता है, लाइक कायोन बनता है। ठीक है, ये सब पार्टिकल्स बनते हैं और इन पार्टिकल से फिर आगे मैटर बनता है। तो यहाँ पे मेंशन किया है क्वार्क इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट कंबाइंस विद अदर क्वार्क्स एज एंटी क्वार्क। क्वार्क के साथ भी मिलता है, एंटी क्वार्क के साथ भी मिलता है, और हमारे पास बनते हैं जी अलग अलग पार्टिकल। मैंने सिर्फ 2 का नाम यहाँ मेंशन किया, प्रोटॉन हो गया, पायोन हो गया, न्यूट्रॉन लिख लें, कायोन लिख लें। ठीक है, 3-4 जो चार्ट में मैंने मेंशन किए थे। उसके बाद थोड़ी सी मजीद डिटेल है कि ये जो क्वार्क होते हैं ना, हमारे पास 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं बच्चों। ठीक है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क एंड चार्म क्वार्क। ये हमारे पास टोटल 6 जो है वो टाइप्स होती हैं जी क्वार्क्स की। ठीक है, ये आपने पॉइंट जो है वो याद रखना है। अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने ये सीखा कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, बोसोन्स, लेप्टॉन और हेड्रोन्स। बोसोन्स के बारे में हम सीख कर आए हैं कि ये फोर्स कैरियर है। ठीक है, और इन लेप्टॉन और हेड्रोन्स के बारे में हमने सीखा कि ये जो है वो हमारे पास पार्टिकल ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, और ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इस बेस के ऊपर हमने इन दोनों की डिवीजन की।
ठीक है। और उसके अंदर कोई एक सिंगल पॉइंट भी बता दीजिए जो कोई अलग आया हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीन टॉपिक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है जी क्वार्क की टाइप्स मैंने बता दी कि टोटल हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं, जिसमें अप डाउन, टॉप बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म क्वार्क होते हैं। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो क्वार्क के बारे में कि क्वार्क के ऊपर चार्ज कितना होता है। प्यारे बच्चों जो हमारे पास 3 क्वार्क है ना, इसमें से अप, ठीक है, टॉप और उसके बाद चार्म, अप, टॉप और चार्म, ये 3 क्वार्क हैं। इनके ऊपर +2/3 चार्ज होता है, जबकि डाउन, बॉटम और स्ट्रेंज, ये जो नीचे वाला डाउन वाला, बॉटम वाला, स्ट्रेंज वाला, इन तीनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो अप है, जो टॉप है, ऊपर वाले हैं, ठीक है, और चार्म भी ऊपर ही आएगा। इन तीनों के ऊपर +2/3 चार्ज होता है। और जो बॉटम है, नीचे वाले, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है वो डाउन है या फिर स्ट्रेंज है, ये तीनों के तीनों जो है वो नीचे वाले हैं, तो इनके ऊपर जो है वो -1/3 का चार्ज होता है। उसके बाद आपने ये बताना है कि हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क पाया जाता है। जैसे अप क्वार्क है ना, तो एंटी अप क्वार्क भी होगा, डाउन क्वार्क है तो एंटी डाउन क्वार्क भी होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रेंज क्वार्क है तो एंटी स्ट्रेंज क्वार्क भी होगा, यानी हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क पाया जाता है। ठीक हो गया? ओके जी। अब यहाँ पर जो ये हाइड्रोन्स है ना, हाइड्रोन्स की 2 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक हो गया? हाइड्रोन्स के बारे में हमने क्या सीखा? फंडामेंटल नहीं होते, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल है जिनसे मिलके ये सारे बनते हैं। ठीक है, क्वार्क्स की टाइप्स को सीखा, 6 टाइप्स होती हैं, और उनके चार्ज को सीखा कि कितना कितना किस किस पर कितना कितना चार्ज होता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क भी होता है। अब हमने आना जी इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बैरियंस हैं, और दूसरा है हमारे पास मेसोन्स। ये बैरियंस और मेसोन्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि 2 क्वार्क के मिलने से जो आगे नेक्स्ट आपको पार्टिकल मिल रहा होता है वो मेसोन्स होते हैं, और 3 क्वार्क के मिलने से जो पार्टिकल मिल रहा होता है वो आपके पास होते हैं जी बैरियंस। ठीक हो गया? ओके, तो जो बैरियंस हैं ये हमने सीख लिया कि 3 क्वार्क के मिलने से जो पार्टिकल बनता है वो बैरियंस हैं। इसकी जो एग्जांपल्स में आ जाती हैं, हमारे पास प्रोटॉन हो जाता है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैंने देखे यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारे पास एक क्वार्क है। तो देखिए 3 क्वार्क मिलते हैं हमारे पास, और उसकी हेल्प से आपको प्रोटॉन मिलता है, और उसी तरह इसकी हेल्प से आपको जो है वो जो न्यूट्रॉन है वो भी मिलता है। ठीक है, अच्छा। और दूसरी तरफ जो हमारे पास है जी मेसोन्स, तो मेसोन्स में हमारे पास एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क मिलते हैं, और उनके कम्बिनेशन से जो हमें मिलता है वो मेसोन्स है। इसमें 2 क्वार्क होते हैं, समझ गए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 क्वार्क आपको दिख रहे होंगे, ये मेसोन्स। मेसोन्स में जो एग्जाम्पल है वो पायोन की है। पायोन में भी पायोन पॉजिटिव, पायोन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वाला है। ठीक है बच्चों? ओके, तो ये चीज़ हमने सीख ली। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट ज़रा थोड़ी सी इनकी डिटेल्स के अंदर। ठीक है, कि जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन बच्चों उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो 1 पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और कैसे प्रोटॉन बनता है, ज़रा उस चीज़ को देख लीजिए। जो एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के अंदर हमारे पास 2 अप क्वार्क होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है। ये जो यू है ना, यू ये अप क्वार्क का सैम्बल है, और ये जो डी है ना, ये डाउन क्वार्क का सैम्बल है। समझ गए? तो इस प्रोटॉन के अंदर 2 हमारे पास होते हैं अप क्वार्क, और 1 होता है डाउन क्वार्क। जब 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलते हैं तो उसके बदले में आपके पास एक प्रोटॉन बनता है। इसी तरह से अगर आप न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन में हमारे पास 2 डाउन क्वार्क होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क दोनों ऐड अप होते हैं तो आपके पास एक न्यूट्रॉन बनता है। अब ज़रा इसके चार्ज की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ज़रा देखिए, ये जो हमारे पास ये जो क्वार्क्स है ना, इनका चार्ज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अभी आपको मैंने बताया भी है कि जो अप क्वार्क होता है उसके ऊपर चार्ज होता है +2/3, और जो अप एंटी क्वार्क है उसके ऊपर चार्ज होता है -2/3, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, और जो डाउन क्वार्क है उसके ऊपर चार्ज होता है -1/3। समझ गए? ओके, तो देखिए ये एक है हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हमने कैलकुलेट करना है। इसके अंदर 2 जो है वो अप क्वार्क है और 1 डाउन क्वार्क है। तो ये पहला जो है वो उसका अप क्वार्क का चार्ज आ गया +2/3, दूसरे अप क्वार्क का चार्ज आ गया +2/3, तीसरे डाउन क्वार्क का चार्ज आ गया -1/3। जब आप इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। तो 1 ही तो चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है ना? और ये याद रखें कि ये जो 1/3 मैं बात करूँ ना यहाँ पर कि ये U = 2/3 चार्ज। 2/3 का क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3, अगर आप लिखना चाहें ई तो साथ में मेंशन कर सकते हैं ई। समझ गया ना? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का -2/3, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का -1/3। क्लियर हुई बात? ओके, तो यहाँ पर आपने इनके तीनों के जो चार्जेस हैं उनको एडअप करें तो आपको आंसर मिलेगा +1।
इसी तरह से अगर आप न्यूट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके अंदर दो होते हैं हमारे पास डाउन क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क। अप क्वार्क का आया +2/3 और दो डाउन का आ गया -1/3 -1/3। आप एड अप करेंगे आंसर मिलेगा 0। समझ गए? तो उस पर कोई जो है वो चार्ज नहीं होता। इसी तरह से अब हमारे पास एक मीजोन है, मीजोन के अंदर जो है वो एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल है, ये दोनों मिले हुए, ठीक है। ये देख सकते हैं ये डाउन क्वार्क है और ये अप क्वार्क का एंटी पार्टिकल है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में ऐसे एडअप हुए और एडअप होने के बाद फिर आपको मिलता है जी पायोन। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, ठीक है, वो चार्ज होता है -1। ये जो -π के ऊपर चार्ज होता है वो -1 होता है। कैसे? अब यहाँ पे इसका जो चार्ज है वो अब लिखेंगे, यहाँ पे देखें ये U है, U मतलब अप क्वार्क, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार मतलब है कि एंटी अप क्वार्क है। अगर क्वार्क का जो चार्ज है वो +2/3 है, ठीक है, अप क्वार्क का, तो जो एंटी अप क्वार्क है उसका होगा -2/3। तो यहाँ पे एंटी अप क्वार्क का चार्ज होगा -2/3। उसके बाद आगे डाउन क्वार्क है, डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3। तो इन दोनों को आप एडअप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -1। तो ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। समझ गए बच्चों? तो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, वो दोनों के दोनों बच्चों मिल रहे होते हैं 3 क्वार्क के मिलने से, ठीक है। और इसी वजह से हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर 2 डाउन और 1 अप क्वार्क होता है। और इसी वजह से जो प्रोटॉन है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होते हैं। और उसके बाद फिर आए जी नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन के अंदर जो कि है कलर चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ तक हमने ये जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो कवर कर लिए। अब हमने मजीद जो है ना ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा कलर चार्ज, ये बेसिकली क्वार्क से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप ज़रा बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी जो एक जो फ्लो शीट देखी थी वहाँ पर हमने देखा था कि जो फर्मियोन्स होते हैं और जो बोसोन्स होते हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि फर्मियोन्स की जो स्पिन होती है वो होती है हमारे पास 1/2 या 3/2 या 5/2, यानी कि इंटीजर्स का हाफ। और जो बोसोन्स होते हैं उनकी जो स्पिन होती है वो हमारे पास होती है जी इंटीजर्स में, यानी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ओके, अच्छा अब ज़रा देखो यहाँ पर ये एक प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क हैं, 2 अप हैं और 1 डाउन है। ये जो क्वार्क है ना इसकी स्पिन जो है वो हमारे पास होती है जी हाफ ऑफ द इंटीजर, इंटीजर्स में नहीं होती, हाफ ऑफ द इंटीजर। ये भी क्वार्क है, ये भी क्वार्क है, ये भी आप क्वार्क और ये भी आप क्वार्क, दोनों आप क्वार्क हैं, दोनों आप क्वार्क हैं, लेकिन दोनों की जो स्पिन है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। और हम जानते हैं कि अगर इसकी जो स्पिन है वो हाफ ऑफ द इंटीजर है तो फिर ये क्या, ये फर्मियोन है। अगर ये फर्मियोन है तो फर्मियोन वो पार्टिकल्स होते हैं जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक फिर इनको एक एनर्जी स्टेट के अंदर नहीं रहना होता अगर ये सेम पार्टिकल हैं तो, क्योंकि दोनों अप क्वार्क है, ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, दोनों का मैस सेम है, ठीक है, हर चीज सेम है, सही है ना। तो फिर ये दोनों एक स्टेट के अंदर नहीं रहने चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये फर्मियोन है और फर्मियोन एक स्टेट के अंदर नहीं रह सकते। तो फिर यहां पे एक प्रॉब्लम आ गया कि क्वार्क जो है वो दोनों अप हैं, दोनों एक ही एनर्जी लेवल के अंदर पाए जा रहे हैं, दोनों फर्मियोन हैं। अब हो नहीं सकता कि फर्मियोन एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर रहते हों। तो इसका मतलब है कि फिर इनके पास जो चार्ज है, चार्ज के अलावा भी कोई और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इनमें एक डिफरेंस है और ये दोनों एक एनर्जी स्टेट के अंदर पाए जा रहे हैं। वरना फर्मियोन्स अगर सेम होंगे तो एक एनर्जी के अंदर वो नहीं पाए जाते। और वो जो डिफरेंस है वो बेसिकली इनके कलर का है, चार्ज का कलर, ठीक हो गया। ओके जी, तो यहां पर मैंने पॉइंट्स मेंशन किए, ध्यान से सुनिएगा। मेसोन्स एंड बैरियंस आर पार्टिकल विद हाफ इंटीजर स्पिन, दोनों की जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीजर्स में होती है। दीज आर फर्मियोन्स, ठीक है, ये हमारे पास फर्मियोन्स होते हैं। फर्मियोन्स ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक हो गया ना। तो जो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे यानी कि सेम पार्टिकल एक एनर्जी स्टेट के अंदर नहीं रहेंगे, ठीक है। सो नो टू सेम पार्टिकल कैन स्टे इन द सेम क्वांटम स्टेट बट द टू क्वार्क्स आर प्रेजेंट इन द प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन के अंदर 2 क्वार्क्स हैं, दोनों सेम स्टेट के अंदर है। अगर ये प्रोटॉन कहीं एक जगह पड़ा हुआ है तो दोनों के दोनों से क्वार्क सेम एनर्जी स्टेट के अंदर आ गए, जो कि नहीं होने चाहिए। सो मे बी सम एडिशनल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द क्वार्क, इसका मतलब है यहाँ पे कोई और भी प्रॉपर्टी ऐसी है जिनका इन दोनों के अंदर फर्क है, वो है चार्ज का कलर, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज का कलर, ठीक हो गया। देयर आर, तो वो ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कलर ऑफ चार्ज, तो बेसिकली ये कलर ऑफ चार्ज की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब ये सेम नहीं है और इस वजह से ये सेम एनर्जी स्टेट के अंदर पाए जा सकते, क्योंकि अगर ये सेम होते
तो फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक ये सेम एनर्जी स्टेट के अंदर नहीं रह सकते थे। इसके चार्ज का कलर और है, इसके चार्ज का कलर और है, इस वजह से अब ये एक जगह पे पाए जा रहे हैं। ओके तो फाइनली ये जो इनमें डिफरेंस आया वो फिर डिफरेंस बेसिकली इनके चार्ज का कलर है, ठीक है ना। तो हमारे पास फिर बताया गया कि जिस तरह से इनके डिफरेंट टाइप्स थी कि 6 टाइप्स थी, अप था, डाउन था, टॉप था, बॉटम था, चार्म था, स्ट्रेंज था, इस तरह से इनके क्वार्क के भी कलर्स हैं। इसमें रेड है, ब्लू है और ग्रीन है, और फिर इनके एंटी कलर भी हैं, एंटी रेड है, एंटी ब्लू है और एंटी ग्रीन है। टोटल बन जाते हैं हमारे पास 6, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। उसके बाद एंटी रेड, एंटी ग्रीन और एंटी ब्लू, ठीक हो गया। ये 6 कलर्स आ जाते हैं। अब ये कलर्स का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमें कलर्स की एक लाइट जो है वो हमें आंखों में दिखती है, बाकायदा उसका रेड कलर या कोई और कलर हमें दिख रहा होता है, उस तरह से ये कलर नहीं है। इसके लिए बस एक कलर्स की एक एनोलॉजी इस्तेमाल की गई। मैं आपको भी ये पॉइंट पढ़ के जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जरा, कलर चार्ज हैज़ नथिंग टू डू विद कलर ऑफ द लाइट दैट परसीव विजुअली। इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई ऐसा कोई कलर है इनका जो कि हमें यहाँ पे नज़र आता है। किसी का कलर रेड नज़र आएगा, किसी का कलर जो है वो हमें ब्लू नज़र आएगा, या किसी का ग्रीन नज़र आएगा, ठीक है ना। ये जस्ट एक एनालॉजी इस्तेमाल की गई। एनालॉजी कैसे, मैं अभी वो भी आपको पॉइंट समझाता हूँ। दे बेस्ड ऑन एनालॉजी दैट रेड, ग्रीन एंड ब्लू मेक्स द वाइट, ठीक है। कि ये जो रेड और ग्रीन और ब्लू कलर है ना, जब ये तीनों मिलते हैं ना, तीनों मिलके हमारे पास वाइट कलर की लाइट बनाती है। और वाइट कलर को यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। वाइट कह लें, ट्रांसपेरेंट कह लें, एक ही बात होगी इस केस के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो हम बात कर रहे हैं क्वार्क का जो चार्ज है उसका कलर है। कलर का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जैसे हमें वो रेड वो दिखेगा, या वो हमें वो इस तरह से ब्लू दिखेगा, या वो ग्रीन दिखेगा, बल्कि हमने यहाँ पे एक एनालॉजी इस्तेमाल की। वो एनालॉजी ये है कि भाई जो ये 3 कलर्स होते हैं ना, अगर इन तीनों को एडअप कर दिया जाए तो एडअप करने से हमारे पास बिल्कुल जो है वो वाइट बन जाता है। ये तीनों कलर जो डिसअपीयर होते हैं और वाइट बन जाता है, यानी कि इन तीनों कलर्स को एडअप करने से हमें वाइट कलर मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 तरह के क्वार्क्स हैं ना, ये ब्लू और ग्रीन और रेड, जब हम इन तीनों क्वार्क्स को ऐड करते हैं तो ओवरऑल क्वार्क जो वो कलरलेस हो जाता है। इसी तरह से जो बैरियन है, इसमें जो एक जो कलर उसका एंटी कलर, जब दोनों को आप ऐड करते हो तो ऐड करने से उसका जो कलर है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ना, इस एनालॉजी के बेस के ऊपर हम इनको जो है वो इनके चार्ज के जो है ना वो हम कलर कहते हैं कि इनके चार्ज का क्या है, कलर है। समझ गए? ओके, so mesons contain the quarks of one color and anti-quark of the other color। अब इसमें तो हमने समझ लिया कि जो बैरियंस होते हैं ना, बैरियंस, अगर यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर 3 क्वार्क आए हैं तो तीनों क्वार्क के जो कलर है ना वो लाजमी चेंज होंगे, क्योंकि देखिए ये भी हमारे पास अप क्वार्क है, ये भी हमारे पास अप क्वार्क है, तो इसका कलर ब्लू है, इसका कलर ग्रीन है, और दूसरा जो है वो तो है ही डाउन क्वार्क, यानी डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अलग अलग कलर्स हैं इन दोनों के चार्ज के, इसलिए ये एक ही क्वांटम स्टेट के अंदर अभी ये स्टे कर सकते हैं, ये सेम नहीं माने जाएंगे। सही हो गया? ओके, और जब इन तीनों को एडअप किया जाएगा तो आपके पास जो बैरियन बन के आएगा, बैरियन एक जो है वो कह लेंगे कलरलेस है, या उसको कह लीजिए कि ये एक वाइट कह लें, या कलरलेस कह लें, दोनों में से कोई भी बात आप कह सकते हैं इनको, सही है। और उसके बदले में जो मिजोन्स हैं, मिजोन जो बन रहे होते हैं ये भी कलरलेस होते हैं। ये कलरलेस कैसे होते हैं? ये कलरलेस ऐसे होते हैं कि इसमें जो 2 है ना ये पार्टिकल, एक आपके पास जो है वो आ जाता है कोई भी एक स्पेसिफिक कलर का क्वार्क है, और दूसरा जो होगा ना उसके एंटी कलर का क्वार्क होगा, यानी कि अगर एक रेड है तो दूसरा क्या होगा, एंटी रेड होगा। इसलिए दोनों मिलकर ये भी एक दूसरे को जो है वो खत्म कर देंगे और आपको ट्रांसपेरेंट या आप कह लें वाइट मिल जाएगा, एक मेजोन्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन किया है मेजोन्स कंटेन द क्वार्क ऑफ वन कलर एंड एंटी क्वार्क ऑफ अदर एंटी कलर, और दूसरा फिर एंटी क्वार्क मिलेगा किसी और कलर का जो कि इसका एंटी कलर होगा, यानी अगर ये रेड है तो एंटी रेड होगा, अगर ग्रीन है तो एंटी ग्रीन होगा, अगर ब्लू है तो एंटी ब्लू होगा, ठीक है। और जो बैरियंस और मेजोन्स हैं वो हमारे पास कलरलेस होंगे, वाइट को हम कलरलेस ही के आगे चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन है कि अगर आपके पास रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों कलर के जो क्वार्क हैं वो ऐड होंगे तो आपको वाइट मिलेगा, यानी जिसको हम ट्रांसपेरेंट मान के चलेंगे, यानी R + B + G = 0, ठीक है। दूसरा, अगर रेड और एंटी रेड मिलेंगे, यानी एक कलर और एक उसका एंटी कलर मिलेंगे, तो आपको वाइट मिलेगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा रेड और एंटी रेड ही मिले, यानी आपके पास ब्लू और एंटी ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन और एंटी ग्रीन भी हो सकता है, तीनों, यानी तीनों के केसेस के अंदर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा, यानी कलर का एंटी कलर के साथ जब आप एडिशन करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0 ट्रांसपेरेंट। इसी तरह से जैसे यहाँ पे रेड, ब्लू और ग्रीन के जो कलर्स थे वो ऐड करने से आपको वाइट या ट्रांसपेरेंट मिल रहा था, बिल्कुल इसी तरह से जो इनके एंटी कलर यानी एंटी रेड, एंटी ब्लू और एंटी ग्रीन को अगर आप ऐड करेंगे तो उनसे भी आपको वाइट कलर या ट्रांसपेरेंट ही मिलेगा। ये देखिए R' B' + G' को हमने ऐड किया तो आपको फिर भी क्या मिला जी, 0 मिला है।
ठीक है, तो इनके कलर जो है वो नहीं है। अच्छा, अब लास्ट में बात कर लेते हैं जी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जैसे आपके पास एक पीरियोडिक टेबल था ना, ठीक है, वो उसके अंदर एक टेबल था, आपने उसके अंदर एलिमेंट्स को प्लेस किया हुआ था। बिल्कुल बच्चों इसी तरह का ना हमारे पास ये भी एक टेबल है जिसके अंदर हमने इन तमाम जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनको प्लेस किया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहला रीजन है वो यहाँ पर ये क्वार्क्स का आता है, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो किए ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं जी क्वार्क। ठीक है, जिनसे मिलके हमारे पास हेड्रोन्स बनते हैं। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पर ब्लू वाला आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लेप्टॉन्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मियोन है और टाउ है, और फिर उनके न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और उसके बाद मियोन न्यूट्रिनो, उसके बाद टाउ न्यूट्रिनो। तो ये जो ब्लू कलर का रीजन है ये हमारे पास आ जाता है जी लेप्टॉन्स का। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है जी बोसोन्स का। ये जो बोसोन्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये भाई हमारे पास जो फोर्स कैरियर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें आपके पास डब्ल्यू बोसोन आ जाता है, जेड बोसोन आ जाता है, फोटोन आ जाता है, ग्लूओन आ जाता है, हिग्स बोसोन आ जाता है, उसके बाद ग्रेविटोन आ जाता है। सही है। और एक चीज़ और यहाँ पर है जी, इसके अंदर लिखा होता है जी, ये हमारे पास जो है वो नंबर 1 वाली जो ये लाइन है ये वेक्टर बोसोन्स हैं, और जो ये वाले हैं ये हमारे पास स्केलर बोसोन्स हैं, और ये वाले जो है ना वो हमारे पास है जी जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटोन, जो है वो एक टेंसर बोसोन है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि इनमें क्या फ़र्क होता है या ये क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जो वेक्टर बोसोन होते हैं ना बच्चों, वेक्टर बोसोन नंबर 1 पॉइंट पे, ये जो जिसमें डब्ल्यू बोसोन आता है, इसमें जेड बोसोन आता है, इसमें आपके पास ये आ जाता है जी, ये फोटोन आ जाता है, उसके बाद ग्लूओन आ जाता है। ये ऐसे बोसोन्स होते हैं जिनकी स्पिन जो है वो हमारे पास होती है 1, इनकी स्पिन 1 होती है, और इनकी जो स्पिन है उसकी कंप्लीट एक डायरेक्शन होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ठीक है, जिस वजह से हम इनको वेक्टर बोसोन्स कहते हैं। उसके बाद जो ये दूसरे वाली कैटेगरी है ये वाली, जिसको स्केलर बोसोन कहते हैं हम, ये वाली, ठीक है, जिसमें हिग्स बोसोन आ जाता है। हिग्स बोसोन हमारे पास, स्केलर बोसोन ऐसे बोसोन होते हैं जिनकी स्पिन जो है वो हमारे पास 0 होती है, स्पिन इनकी 0। इसकी स्पिन 1 थी, इसकी स्पिन 0 है, और इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो नहीं होती। डायरेक्शन ना होने की वजह से हम इसको जो है वो स्केलर बोसोन्स कहते हैं। और तीसरा हमारे पास ये आता है जी ग्रेविटोन, जो कि आ जाता है जी टेंसर बोसोन। अब इसकी जो स्पिन होती है वो 2 होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो काफ़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर हम इसको जो है वो टेंसर बोसोन्स कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।